हर 9 में से एक भारतीय अपनी ज़िंदगी में कैंसर देखेगा या कैंसर से प्रभावित होगा। 5 से 15% कैंसर जेनेटिक है। बाप दादा को था तो कैंसर फैमिली में आ सकता है, जबकि ये सिर्फ 15%। सिर्फ 15%। इतनी तेजी से कैंसर देश में क्यों बढ़ रहा है? अगर बढ़ने की वजह भी बढ़ रही हो, आबादी भी बढ़ रही हो, रोकथाम का कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा हो, तो मतलब है प्रोजेक्शन उससे डबल रफ्तार से बढ़ना है। सबसे बड़ा डर क्या होता है कैंसर पेशेंट के मन में? सबसे बड़ा डर कोई एक ऐसा केस जिसमें डर से जीत करके आदमी ने बीमारी से भी जीत हासिल कर? पहला डर होता है मौत का, दूसरा डर होता है आर्थिक मौत का, तीसरा डर होता है सामाजिक मौत का। ये भी देखा गया है कि कहीं पर एक टेस्ट 40,000 का है, कहीं पर एक टेस्ट 8,000 का है। ये प्राइवेट सेक्टर्स की ही बात कर रहे हैं, ये नहीं कि वो टेस्ट सरकारी अस्पताल में हो रहा है। तो इसका प्राइस कंट्रोल तो गवर्नमेंट एजेंसी को करना चाहिए। अगर कोई चीज़ वाकई 8,000 की हो रही है तो 35,000 की हुई क्यों? भारत विश्वगुरु बन चुका है कैंसर में, बेशक है कि डिक्लेयर आज हम करें या ना करें। वो 5 बातें आप बताएं जिससे काफ़ी हद तक हम कैंसर से बच सकते हैं अपनी ज़िंदगी में बदलाव करके। 4 पिलर ऑफ हेल्थ मैं जो कहता हूँ, MMMS, ये मंत्र तैयार कर लें। फर्स्ट एम इज मील, 6 से 7 घंटे में खाना आप खा लें। सेकेंड एम इज मूवमेंट, मूवमेंट मतलब किसी भी तरह से चाल होना, जिम मूवमेंट नहीं है, स्पेसिफिक ग्रुप। एंड फोर्थ इज एस, स्लीप, एडिक्वेट स्लीप 8 घंटे की। और रात को सोने जाने से पहले मस्ट स्ट्रेच योर सेल्फ, ताकि मसल्स में ब्लड फ्लो अच्छा हो जाए, अच्छी नींद आए। आप देख रहे हैं R&D शो। आज हम जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हर आम खास को इस तरीके से प्रभावित कर रहा है कि उसके प्रभाव के बाद ज़्यादातर लगता है कि ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है। बात होगी आज कैंसर की, और कैंसर की बात आज हम करने जा रहे हैं देश के प्रतिष्ठित जाने माने कैंसर रोग विशेषज्ञ से। और मैंने अपने अनुभव में देखा पिछले कई सालों में कि उनसे ज़्यादा बेबाकी से इस मुद्दे पर बात शायद अब तक किसी ने नहीं की है। हमारे साथ हैं डॉक्टर अंशुमान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये बड़े अफसोस की बात है कि अभी जो मैंने ताज़ा आंकड़ा पढ़ा वो ये बताता है कि 2025 तक 2025 अब चल ही रहा है, हर 9 में से एक भारतीय अपनी ज़िंदगी में कैंसर देखेगा या कैंसर से प्रभावित होगा। तो ये जो आंकड़ा है ये अपने आप में बहुत खौफनाक है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बात ये कि इतनी तेज़ी से कैंसर देश में क्यों बढ़ रहा है? आपने शुरुआत की, बहुत अफसोस की बात है, मैं भी सहमत हूँ, अफसोस की बात है, लेकिन आश्चर्य की बात नहीं है कि पिछले 20-22 साल का आर्काइव उठा के देख लें। पब्लिक प्रेजेंटेशन सेमिनार में यही बोलता रहा था कि इंडिया इज़ गोइंग टू बी ग्लोबल कैपिटल ऑफ कैंसर, भारत विश्व के कैंसर की राजधानी बनेगा। और साल भी मैंने कहा था 2025। क्यों? मेडिकल रिसर्च ऐसे प्रोजेक्शन पे चलता है कि हर साल किस रफ्तार से कौन से कैंसर किस देश में बढ़ रहे हैं और उसके बढ़ने की वजह क्या है। तो अगर बढ़ने की वजह भी बढ़ रही हो, आबादी भी बढ़ रही हो, रोकथाम का कोई इंतज़ाम नहीं किया जा रहा हो, तो मतलब है प्रोजेक्शन उससे डबल रफ्तार से बढ़ना है। इसका प्रोजेक्शन था और भारत विश्वगुरु बन चुका है कैंसर में, बेशक है कि डिक्लेयर आज हम करें या ना करें। अब चलिए, तो आश्चर्य करने की जरूरत नहीं। यानी कि डायबिटीज़ के बाद अब लगभग ये उतना ही कॉमन हो जाएगा जैसे अब लोग डायबिटीज़ को कॉमन लेने लग गए। एग्जैक्टली जो आपने बात कही, डायबिटीज कैपिटल डिक्लेयर होने में भारत को 10 से 12 साल लग गए। डिक्लेयर होने के मतलब जब हो चुका था तब से अनाउंस करने में, अनाउंस आज हो गया। क्यों? पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिया कि डायबिटीज़ तो आम आदमी के जीवन का हिस्सा है। 40 साल से ऊपर हो गए तो डायबिटीज़। अब जब 10 साल के बच्चों में डायबिटीज़ होने लगी, 18 साल के यंग एडल्ट में डायबिटीज़ होने लगी, उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पता है किसी को? हार्ट अटैक, इम्पोर्टेंस, स्ट्रोक, अर्ली एजिंग, अर्ली डेथ आराम से ले रहे हैं। सिमिलरली इंतज़ार ये किया जाएगा कैंसर को लोग एक्सेप्ट कर लें कि अगर भारत में रहते हैं तो कैंसर तो होगा।
ये सच है, जबकि जिंदा हैं तो कैंसर की संभावना रहेगी, ये तो सच है। लेकिन इसका मतलब क्या है? हर व्यक्ति के शरीर में हर दिन कैंसर की कोशिकाएं बनती हैं, हर व्यक्ति के शरीर में हर दिन। लेकिन हमारी इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता, डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है, उस अजनबी कोशिकाओं को पकड़ता है, या तो रिपेयर करता है या मार देता है, हम बच जाते हैं। लेकिन एक तरह इंसान की इम्यूनिटी खराब होने लगी और कैंसर कराने के जो कारक हैं वातावरण में, ये बढ़ने लगे। यहाँ दो कारक है हाँ। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि एक तो चलिए प्राकृतिक रूप से जो बदलाव हो रहे हैं, हम जिन्हें क्लाइमेटिक चेंजेस का नाम देते हैं, जिन्हें हम पर्यावरण में हो रहे बदलावों का नाम देते हैं, वो तो एक तरफ है, उसके लिए भी जिम्मेदार तो जाहिर तौर पर हम ही हैं, इंसान ही हैं। दूसरा कारण वो है जिन कारणों को हमारी ज़िंदगी में डाला जा रहा है, जिन कारणों को हमारी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती प्लांट किया जा रहा है ताकि इस बीमारी की तरफ लोग बढ़ें। उनमें हम आप देखिए कि चाहे वो प्लास्टिक कंजम्पशन हो, चाहे वो प्रिजर्वेटिव्स हों, जिनकी तरफ अडल्ट्रेशन हो, और जिसे लेकर मुझे लगता है कि भारत में जो मानक हैं वो बेमानी साबित होते हैं। इस पे पहली चीज़ क्लियर कर दे कि सिर्फ 5 से 15% कैंसर जेनेटिक है। मतलब किसी व्यक्ति के जीन के अंदर गड़बड़ी होगी, उसको कैंसर हो जाए, इसकी संख्या सिर्फ 100 कैंसर के रोगी को लेंगे तो 5 से 15%, मतलब जबकि 85%। लोग इससे डरते हैं कि भाई बाप दादा को था तो कैंसर फैमिली में आ सकता है, जबकि ये सिर्फ 15% है। सिर्फ 15%। 85% कैंसर का कारण आपके वातावरण में है। उस 85% का 35% आपके खाने में है। खाना उसको कहते हैं जो एक इंसान अपने मुंह से अपने शरीर के अंदर उतारता है। उसमें चबाने की चीज़ खाना बोलते हैं, पीने की चीज़ को पीना बोलते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ आहार विहार में आप लेते हैं, ये खाना है। 35% कारण कैंसर का वहाँ है। अब आप देखिए, सब्जियाँ हैवी मेटल से, इंसेक्टिसाइड से, फर्टिलाइज़र से, हर खाने में एक्सेसिव फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड की मात्रा, प्लास्टिक का बेतरतीब इस्तेमाल जिसके कारण वातावरण में लीच आउट केमिकल्स, मतलब आपके सॉइल में, पानी में केमिकल्स हैं, मेरीन में, मछलियों में, गाय के दूध में, भैंस के दूध में, अनगिनत तरह के हार्मोन्स, केमिकल्स, मुर्गे, चिकन जो खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, मुर्गे में एंटीबायोटिक्स, ये फर्टिलाइज करने की क्षमता बढ़ाने की दवा, कॉर्न जो उनको खिलाया जाता है उसमें फर्टिलाइज़र की मात्रा। तो कहने का मतलब आप कहीं भी किसी चीज़ को डाल रहे हैं, लौट के आपके शरीर के अंदर आना है। ठीक, 35% हो गया। तब आता है अल्कोहल, टोबैको। इसकी भी संख्या बढ़ी क्योंकि तनाव जब बढ़ा तो लोगों ने इसको एक सहारा समझा। जैसे माना जाता है डार्विन थ्योरी से कि इंसान चौपाया था, धीरे धीरे इवोल्यूशन में दुपाया हुआ। आज फिर इंसान चौपाया बन रहा है, वैशाखी के तौर पे शराब और सिगरेट को लिया हुआ है। तो ये एक कारण बना। इसके बाद इनएक्टिविटी। अब वेस्टर्न लाइफस्टाइल से आपने फास्ट फूड, बर्गर, इसको उठा लिया, लेकिन उनकी जो एक्टिविटी थी, जैसे ऑस्ट्रेलिया का कल्ट कल्चर बन चुका है टू रिमेन फिट। तो हमने फिटनेस तो उठाया नहीं, मोटे होते जा रहे हैं। आज देखिए कि इंसान जब यंग बच्चा होता है तो बिल्कुल फिट, ऊपर नीचे स्ट्रेट होता है। जैसे बड़ा होता है तो उसका उत्तर प्रदेश मतलब मस्तिष्क खाली हो जाता है, मध्य प्रदेश बड़ा हो जाता है और दक्षिण प्रदेश लड़खड़ाने लगता है, तो डॉक्टर घुट्टे बदलने लगे। अब इस मध्य प्रदेश जितना बड़ा हो, बीमारी उतनी ज़्यादा, जिसमें डायबिटीज़, हार्ट डिजीज, कैंसर और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, अर्ली एज डिमेंशिया जिसको अल्जाइमर डिजीज कहते हैं, बच्चों में अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, अनेकों बीमारियां हैं समाहित। तो इन चीज़ों को हमने इग्नोर किया और हमने सोचा कि जेनेटिक है, कैंसर है। तो एक तो मैंने कहा जिंदा है तो कैंसर का खतरा, मतलब एजिंग पॉपुलेशन हमारी बढ़ी, आपके हर चीज़ में मिलावट। दूसरा, आपने बाई चॉइस क्या किया कि ऐप बेस्ड फूड खाना चालू किया, प्लास्टिक के डब्बे में। जिस समय आपका सोने का समय होना चाहिए, सर्कैडियन रिदम में एक चीज़ होती है कि सूरज के जगने पे जग जाएं और सूरज के उतरने के जितनी जल्दी हो सके सो जाएं। आप रात को 1 बजे, क्योंकि आपके ऐप था, ऐप में पैसे थे, आपने ऑर्डर किया, प्लास्टिक में खाना पैक हो गया, बिस्फेनॉल ए थैलेट्स लीच किया। जो खाना था मैदा, मतलब हाई स्टार्च कंटेंट, हाई सॉल्ट कंटेंट, हाई फैट कंटेंट, फैट में भी पाम ऑयल कंटेंट, और हाई शुगर कंटेंट। शुगर इज एडिक्टिव। ये एक नशे की वस्तु को पैक करके आपके घर भेजा गया, आपने खाया।
देयर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग डॉक्टर साहब, जिससे मैं यहाँ इस पॉइंट पे ये जानना चाहती हूँ, बिकॉज आप, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि आप डॉक्टर सिर्फ ऐसे नहीं हैं जो मेडिकल साइंस की रिसर्च पे बात करते हैं, आप हमारे जो आसपास का वर्क एथिक्स से लेकर के हमारे घर में क्या बदलाव हुए हैं, कैसे हमने अपनी हैबिट्स को बदला बीमारियों की तरफ जाने के लिए, उस पर भी बड़ी अच्छी बात करते हैं। इंडियन कल्चर कभी ऐसा था नहीं। बिल्कुल। अगर हम देखें जनरली कि ये जो पैक्ड फूड का फैड है, फैड भी नहीं, नाउ आई कॉल इट मोर देन एडिक्शन, तो दिस वाज नेवर पार्ट ऑफ आर इंडियन कल्चर, इफ इवन इट वाज। तो हम लोग बात करते थे कि चलो आप वो सिटीज़ जहाँ पर बहुत ज़्यादा ये आपकी टेक कंपनीज आई, वहाँ से शुरू हुआ, और उसके बाद कैसे इसने हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अपने कब्जे में ले लिया, खासकर से हमारे यूथ को। देखिए, बिजनेस, B&B याद रखिए, बिजनेस मैन और बल्गरर, जो धोखेधड़ी वाले लोग होते हैं, चोर उचक्के और व्यापारी, इनको सिर्फ मतलब है कि इनका मुनाफा कैसे हो सकता है। अब कंज्यूमर साइकोलॉजी ये कहती है कि तुम बेचैन हो, रात को नींद नहीं आ रही है, मोबाइल पे स्क्रॉल कर रहे हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम को चेक करके आपको समझ लेता है कि इसको क्या चाहिए। पॉपअप उसी समय एक सर्टेन फास्ट फूड का ब्रांड आता है, ईजियर ब्रांड का साइनेज, लोगो, बोर्ड आप देखिएगा, रेड कलर उसमें जरूर होगा ताकि आपकी आंखों को तुरंत अपील करे, कैच कर ले। आपने तुरंत चेक किया, आपको ऐप पे ले गया, आपने मंगा लिया, खा लिया। शुगर के हाई कंटेंट के कारण आप एडिक्ट हो गए, क्योंकि जैसे हाई कंटेंट शुगर गया, ब्रेन में डोपामिन रिलीज हुआ, यू फेल गुड, फील गुड फैक्टर। डोपामिन कहता है मॉलिक्यूल ऑफ मोर, और चाहिए। आप क्योंकि भूख नहीं थी, आधा खाया, आधा फ्रिज में डाला, अगले दिन उसी को निकाला, माइक्रोवेव में गर्म किया, फिर से बिस्फेनॉल ए थैलेट्स लीच हुआ। ये सब कैंसर के कारण की बात कर रहा हूँ, ये सारा कैंसर का कारक है। अगले दिन ठीक उसी समय आपको फिर उसी फूड की क्रेविंग होगी। एक्सरसाइज खत्म। क्यों? छोटी सी बात, पहले जब लैंडलाइन फ़ोन था, फ़ोन की घंटी बजती थी, आप बच्ची रही होंगी, मैं भी बच्चा था, तो दौड़ के हम जाते थे फ़ोन उठाने, जाने अनजाने एक्सरसाइज हो गई। तो इंसान चलित था, फ़ोन स्थगित था। आज फ़ोन चलित हो गया, इंसान स्थगित हो गया। आपकी इच्छा है नहीं है, मजबूरन है, आपको फ़ोन उठाना है, स्ट्रेस लेवल बढ़ा, उस तनाव का रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बॉडी में बढ़ा, हार्ट अटैक बढ़ा, हाइपरटेंशन बढ़ा, कैंसर बढ़ा। इनडायरेक्टली डायरेक्टली, बहुत बड़े साइंस को बहुत साधारण तरीके से समझा रहा हूँ। सोने का टाइम चेंज, सोने की क्वालिटी खराब और क्वांटिटी खराब। नर्सेज स्टडी हुई यूके में, उसमें पाया गया कि जो लोग रात को जगे रहते हैं, दिन को सोते हैं, इनमें ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ा। बाद में स्टडी को बहुत बड़ा किया गया, देखा गया और भी बीमारियां बढ़ी। तो इस तरह से धीरे 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 कैंसर की गिरफ्त में तैयार करने के लिए एक साजिशन, एक पूरा ग्रुप चल रहा है, जिसमें फूड इंडस्ट्री है, जिसमें फार्मा लॉबी है, जिसमें आपके सिगरेट एंड टोबैको इंडस्ट्री है, ये तैयार करेगा। फिर आता है हेल्थ केयर इंडस्ट्री, उसको भी इंडस्ट्री आज का दर्जा दे दिया गया है। तो जो अब अमेरिका का डाटा क्या कह रहा है कि 53% ऑफ अमेरिकन्स डाई ऑन वेंटिलेटर। मतलब ऐसा नहीं है कि इंसान, मनुष्य कभी भी मौत को नकार सकता है। अगर एक सच है जीवन में तो है मौत, जो जन्म लिया मरेगा। लेकिन आप रिवाइवल के चांसेस खत्म कर रहे हैं। नहीं, इसका ये मतलब नेचुरल डेथ खत्म हो रहा है। नेचुरल डेथ का मतलब है 100-120 साल के हो गए, सोने गए, सोते रह गए, नेचुरल डेथ है। मेरे दादाजी भी ऐसे गए थे। आज क्या है, लाइफ विदाउट पिल्स का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। मतलब कितने दिन जिंदा हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बिना दवा के कितने दिन जिंदा हैं ये इंपॉर्टेंट है। आप दवा खा रहे हैं, 40 साल से बीपी की गोली खा रहे हैं, फिर कैंसर भी हो गया, फिर किडनी भी ट्रांसप्लांट करना पड़ा। उसके बाद इस नेक्सस में, मकर जाल में फंसे हुए, अल्टीमेटली आप और बीमार हुए, अस्पताल के वेंटिलेटर पे कुछ दिन पड़े रहे, और उसके बाद आप, ये नेचुरल डेथ नहीं है, नेचुरल लाइफ साइकिल ह्यूमन का नहीं है। जो आपने कहा भारत में तो ऐसा नहीं होता था, भारत में ऐसा इसलिए हो रहा है। अगर इसको करेक्ट करने की ज़रूरत है तो आपको एम करना होगा, योर हेल्थ स्पैन मस्ट बी इक्वल टू योर लाइफ स्पैन। मतलब जितनी ज़िंदगी हो वो स्वस्थ हो, ये आपका। और स्वास्थ्य क्या है? कई लोग पूछते हैं, स्व स्थिति इति स्वास्थ्य, स्व में स्थित रहना ही स्वास्थ्य है। मॉडर्न साइंस कहता है नॉट मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीज, सिर्फ बीमारियों का नहीं होना स्वास्थ्य नहीं है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इज हेल्थ। आयुर्वेद कहता है सम दोष सम अग्नि सम धातु मलः क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। सभी चीज़ों का सम अवस्था में हो जाना स्वास्थ्य है। तो इतनी अच्छी चीज़ स्वास्थ्य, और इसको बिगाड़ने के लिए आप पैसा खर्च करते हैं, बिगाड़ने के लिए आप मेहनत करते हैं, रात में जगते हैं, बिगाड़ने के लिए आप क्या क्या नहीं करते हैं,
और फिर कहते हैं मुझे क्यों हुआ। तो पिछले 10 साल के लाइफ का आत्मविश्लेषण आप जब करेंगे तब आपको हर चीज़ का जवाब मिलेगा कि आपको हुआ क्यों। डेफिनेटली। अभी अगर हम डॉक्टर साहब, ये बात तो जैसा कि हमने शुरू ही किया था कि अफसोसनाक सत्य यही है कि डायबिटीज़ के बाद अब हमें कैंसर को इस तरीके से एक्सेप्ट करना पड़ा है। अब जब उस देश में जहाँ पर कैंसर इस तरीके से नेक्स्ट कॉमन फैक्टर बन गया है आफ्टर डायबिटीज़, वहाँ पर अभी तक ट्रीटमेंट आम आदमी की पहुँच से बाहर क्यों है? क्या ये वाकई में है या ये रखा गया है? इसको समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है, 3 शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। हॉस्पिटल को कहा जाता है हेल्थ केयर, मतलब जहाँ स्वास्थ्य का केयर हो। कौन से हॉस्पिटल में स्वास्थ्य की परिभाषा मैंने बता दी। स्वस्थ व्यक्ति जाए और कहे कि मुझे और स्वस्थ रहना है, कहाँ पे मिलो? कैंसर विभाग, हार्ट विभाग, किडनी विभाग, यही मिलेगा। तो इसका नाम होना चाहिए सिक केयर, हेल्थ केयर नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ बीमारियों का इलाज होता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नाम होता है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। किस मंत्रालय में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की बात होती है? बीमारी हो तो अस्पताल बना दो, इतने एम्स बना दिए, इतने मेडिकल कॉलेज बना दिए, उससे क्या हो जाएगा? जिस देश में पुलिस चौकी, अस्पताल और कचहरी बढ़ने लगे वो देश विफल है। मतलब बीमारी के रोकथाम पे काम हो, सोसाइटी हमारी सिविक सेंस वाली हो, तो पुलिस चौकी और कचहरी कम होगी। और हेल्थ इंश्योरेंस आप कराते हैं, लेकिन वो कहता है बीमार होके जब भर्ती होगे तब हम तुम्हें ये दे देंगे। उसने कब कोशिश की कि भाई आप स्वस्थ रहिए तब? तो पूरा ये एक बिजनेस है। इस बिजनेस मॉडल में आपको लगता है कि कभी भी कोई चीज़ सस्ती, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल की जा सकती है? बिजनेस मॉडल है। तो बिजनेस मॉडल में ये किया जाता है कि आपका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हम कैसे बढ़ाएं। इंडिया में अभी आयुष्मान कार्ड आने से पहले आंकड़ा था सिर्फ 10 से 12% लोगों के पास इंश्योरेंस था, बाकी लोग आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर करते थे। और आज भी भारत के मिडिल क्लास के पास 2 ही उद्देश्य है पैसा कमाने के बाद बचाने का, कि बच्चों की पढ़ाई हो जाए और कभी बीमार पड़े उसके लिए पैसे रहें। ठीक? मतलब क्या स्वास्थ्य हमारा मौलिक अधिकार नहीं था? और बीमार पड़ जाए तो उसका इलाज कराना मौलिक अधिकार नहीं है? यह है। तो इसके लिए क्या किया गया? दवाइयाँ महंगी। अब जब आपने पूछा कैंसर का इलाज महंगा, तो इलाज महंगा में क्या महंगा है? डॉक्टर की फीस, जांच, दवाई, मेन तो यही। बिल्कुल। दवाई की कीमत पे लिखा होता मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ये किसके कंट्रोल में है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जब कोई दवा बनती है वहाँ पे MRP लिखने की बात फाइल जाती है, तो आपने फाइल पे साइन करके सैंक्शन क्यों किया कि इतना MRP रहना चाहिए? उदाहरण के तौर पे अभी 492 दवाइयों, कैंसर की दवाइयों पे कैपिंग हुई है, स्टेंट पे कैपिंग हुई, इम्प्लांट पे कैपिंग हुई, बहुत जद्दोजहद के बाद। ये बड़ा अच्छा फैसला था ये। एटलीस्ट स्टंट के बाद तो लोगों में एक बहुत राहत की बात थी कि बिल्कुल, जो कि पहले होना चाहिए तो था। एक लाइन ड्रॉ की गई है। हाँ, लेकिन इसको अभी सुचारू रूप से जारी रखना चाहिए, और भी चीज़ों पे लगाम लगाने की जरूरत है। तो उस समय डॉक्सीटैक्सिल उदाहरण के तौर पे कैंसर की दवाई है जिस पे MRP लिखा हुआ है 18,000, और उसी दवा को बिल्कुल अच्छे एक फार्मासिस्ट जो होलसेलर है, चाहे भगीरथ पैलेस में, एम्स के सामने कई अच्छे बड़े क्रेडिबल एथिकल होलसेलर हैं, उनके जाके मरीज ले ले, वो 2,000 रुपये की मिलती है। तो ये बीच का पैसा MRP में ज़्यादा रखने की जरूरत क्या थी? क्या मान लें कि सरकार इन पूरे सिस्टम का हिस्सा बनना चाहती थी या बनी हुई थी? और ऐसा तो हो नहीं सकता कि उन्हें ना पता हो। भाई MRP तो उन्होंने अलाउ किया। एग्जैक्टली। जब कैपिंग करी तो कहा कि 492 एसेंशियल ड्रग्स हैव बीन कैप्ड। तो मैंने पूछा नॉन एसेंशियल ड्रग्स कौन सी होती है भाई? ये मूंगफली है या भुंजा है कि सुबह उठ के मुझे खाने का मन कर रहा है, नॉन एसेंशियल भी खाएंगे? एग्जैक्टली। ऑल ड्रग्स आर एसेंशियल ड्रग्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स छोड़ के, विटामिन छोड़ दीजिए, ऑल ड्रग्स जो किसी बीमारी को ठीक करने में एसेंशियल ड्रग्स है, ड्रग मस्ट बी कैप्ड। एक दूसरा प्ली आता है कंपेयर विथ अमेरिका। अमेरिका से भारत में सच में इलाज बहुत सस्ता है, सच में बहुत सस्ता है, दवाइयाँ बहुत सस्ती है, बट वी आर नॉट अमेरिकास। We don't earn in dollars. We don't earn in dollars. Absolutely. दूसरा, अमेरिका से कैसे कंपेयर करेंगे? हमारी GDP कितनी है, उनकी GDP कितनी है? अमेरिका अपने GDP का 17.8% हेल्थ बजट डालता है, अपने GDP का, और भारत उससे इतना छोटा बौना GDP का 1.9% हेल्थ बजट पे डालता है। उस 1.9% का 1.2% रिसर्च पे है।
तो आपकी नई दवाई तो बनती नहीं है, तो आप दूसरों पे मुहताज हैं। दूसरों से जब दवाई लेंगे तो पेटेंट एक्ट में मिनिमम 10 साल आपको दवाई की कीमत ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। सेकेंड रीजन जो महंगा होने का कारण। तीसरा, अपने स्वास्थ्य बजट का भारत सिर्फ 0.9% प्रिवेंशन पे डालता है, मतलब बीमारियों की रोकथाम पे। अगर प्रिवेंशन पे हम बात करें तो इंडिया का सबसे बड़ा 70% ओपीडी में मरीजों की संख्या कम हो सकती है अगर हम प्रिवेंशन, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज और कैंसर 4 बीमारियों को कर लें तो 70% ओपीडी लोड कम हो जाएगा और 60% आईपीडी लोड कम हो जाएगा। तो सोचिए कितना बड़ा रेवेन्यू कंट्री का बचाएंगे। एग्जैक्टली। लेकिन इसमें कई कंपनियों का नुकसान है, कई इंडस्ट्री का नुकसान है, लेकिन हमारी जनता का नुकसान है, ये लोग नहीं समझ रहे हैं। एक पीढ़ी की बात नहीं है, इस पीढ़ी में इस बीमारी को अपने नॉर्मल माला, हमारी जेनेटिक मेमोरी में उस बीमारी को इंग्रेन किया, अगली पीढ़ी और बीमार पैदा होगी। तो हमें करेक्शन उस लेवल पे करने की जरूरत है। प्रिवेंशन अति आवश्यक पार्ट है, कॉस्ट सेविंग पार्ट है। ये जो पूरा सिस्टम है डॉक्टर साहब, ये अपने आप में इतना ज़्यादा भ्रामक होता जा रहा है और खौफनाक भी होता जा रहा है। स्पूरियस ड्रग्स की भी हम बात कर रहे थे कि कितनी आसानी से ये सिस्टम का हिस्सा बना दी जाती हैं और उसका भुगतान करना पड़ता है मरीज़ को, जो पहले ही ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। तो ये बीमारी सुनकर ही किसी को ये लगता है कि मैं अब गया तो तब गया, और उसके बाद हमने देखा है कि पूरी फैमिली कहीं ना कहीं मेंटली, फाइनेंशियली कोलैप्स हो जाती है। उस पर जब ये पता चलता है कि भाई आप जैसे तैसे पे कर भी रहे हैं तो वो नकली दवाइयाँ हैं, जो ट्रीटमेंट आपको मिल भी रहा है तो इट्स नॉट एप्ट ट्रीटमेंट, ये कितना ज़्यादा तोड़ देता है उस मरीज़ को। क्योंकि आपने तो ये अनुभव किया है, देखा है, और आपने तो कई फैसले भी लिए हैं इसके बाद। देखिए, कोविड के टाइम सबसे बड़ा उदाहरण था। एक तो बिना एविडेंस के रेमडेसिविर जब चलाई गई, जो इतिहास के पन्ने पढ़ के डीएम बना हुआ था, वो डिसाइड कर रहा कि रेमडेसिविर देना चाहिए। वो डॉक्टर नहीं होता था, ब्यूरोक्रेट्स था। वो डिसाइड करता था कि दिल्ली और नोएडा के बीच में बैरिकेड लगाना चाहिए। तो मैंने पूछा, वायरस क्या ये बैरिकेड देके वापस जाएगा? पुलिस का बैरिकेड है। जस्ट बिकॉज उसको मेडिकल साइंस की जानकारी नहीं है। एक डीएम के पास 86 पोर्टफोलियो दिए जाते हैं। एक जो पायलट रन करता है उसके पास 7 पोर्टफोलियो हैं और 2 पायलट बिठाए जाते हैं कि अगर कभी भी इसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो तो दूसरा कवर अप करे। ऐसी कौन सी विलक्षण प्रतिभा लेके आईएएस आते हैं जो 86 पोर्टफोलियो हैंडल कर रहे थे? उस समय रेमडेसिविर को ऐसा हुआ बनाया गया कोविड के टाइम। उसके बाद उसमें कौन डॉक्टर नकली दवाई बेच रहा था। इतने बिचौलिए आ गए बीच में, आपको रेमडेसिविर चाहिए। देखिए, हिंदुस्तान या इन जनरल ह्यूमन साइकोलॉजी में 2 ही चीजें बिकती है, ख्वाब और खतरा। डरा दो आप इतना डराओ, स्वास्थ्य है, इतना डराओ कि उस पर कोई अब डिबेट ना हो, या ख्वाब जन्नत मिलेगी। और जो कह रहा है आपको बाबा बैठ बन के, उससे पूछो कि तुम्हारे पीढ़ी में कोई गया है जन्नत देखने, स्वर्ग गया है तो बात कराओ मेरी। वो क्या कह रहा है कि बी जॉम्बी हेडेड, तुम अपने ये इस्तेमाल मत करो, यहां से नीचे करो और मैं इस्तेमाल करूंगा। वो ख्वाब दिखाता है आपको। अब सिचुएशन ये हुई कि नकली दवाइयों का व्यापार बीच में खाली रेमडेसिविर के वायल में आपको डाल के दे दिया गया। सेम चीजें चली कि जिसमें मुनाफा होगा तो ये बीच में पनपते हैं। देखिए, अगर सही मायने कहिएगा, जो इंग्लिश का वर्ड है बिजनेस, अच्छी चीज है, उसका एथिक्स होता है बिजनेस का, प्रोफेशनल काम करते हैं। लेकिन इंडिया में बिजनेस का मतलब होता है कि जो बिचौलिया हो वो बिजनेस कर रहा है। ये आते हैं नकली दवा लेके। अब उसमें बड़ा अच्छा सोल्यूशन मैंने बताया है। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। भारत में जितनी दवा कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी है उसका बैच निकलता है, कोड निकलता है। हर वाइल यूनिक वाइल है, हर दवा यूनिक दवा है। उसका बारकोड आप मिनिस्ट्रियल वेबसाइट पे अपलोड कर दीजिए। प्रैक्टिकली आज सबके हाथ में स्मार्टफोन है। आपने दवा खरीदी, QR कोड स्कैन करें, इंस्टेंट आपके स्क्रीन पे आ जाएगा कि ओरिजिनल डुप्लीकेट 2 ही चीज बता दो तुम, या बता दो एक्चुअल प्राइस, एक और ऐड कर दो, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सबको एल्गोरिदम में डाला हुआ है। और ऑन्स कंज्यूम्ड, फॉर एग्जांपल आपने स्कैन किया, दिख गया कंज्यूम्ड। अब इस दवा, इस शीशी में, इस वायल में दूसरी दवा नहीं भरी जा सकती है। कितना साधारण है। छोटी छोटी चीज करने की जरूरत है।
लेकिन दिक्कत ये है कि जो ग्राउंड रियलिटी को जानता है वो नीति निर्धारक नहीं है। जो नीति निर्धारक हैं एक्चुअली डिफंक्ट हो चुके हैं, उनको कुछ नहीं पता है ग्राउंड रियलिटी पे काम क्या होना चाहिए। एयर कंडीशन रूम में बैठ के मुर्गा तोड़ते हुए वो नीति बनाते हैं। और मैं सोची डॉक्टर साहब, हमें इन खबरों से ऐसे नीति निर्धारकों को अगर फ़र्क पड़ना बंद हो गया है कि ऐसी खबरें जब हम हर दूसरे दिन ही देखते पढ़ते और बनानी भी पड़ती हैं कि अस्पताल में मरीज़ को बंधक बना के मार दिया, ये जो खबरें होती हैं, आप ज़रा ये सोचिए कि कितनी दूर तक और कितनी गहराई तक ये किसी इंसान की साइकोलॉजी पर असर डालती होंगी। पूरा समाज डरा हुआ है, पूरा समाज डरा हुआ और है। अस्पतालों से खौफ बताइए, हाँ। जहां आदमी ठीक होने के लिए जाता है, आज की डेट में अगर आप पूरे देश में अगर आप सर्वे कराएं कि आपको सबसे ज़्यादा खौफ किससे लगता है, तो मुझे लगता है कि इस वक्त सब लोगों का एक ही जवाब है कि हमें अस्पतालों से सबसे ज़्यादा खौफ लगता है। आधे लोगों को तो ये लगता है कि हम छोटी बीमारी के लिए भी जाएंगे, जिंदा वापस आएंगे नहीं, ये पता ही नहीं। देखिए उसका कारण समझिए, कैसे पर्दा डाला गया आपके सामने। जब मैं MBBS का छात्र था तो माना जाता था किसी राज्य में किसी कॉम्प्लेक्स बीमारी का इलाज अगर नहीं हो मेडिकल कॉलेज रेफर कर दो, वहाँ तो होगा ही। और ये होता था, ये सच है। पहले गवर्नमेंट सरकारी संस्थानों को कमज़ोर किया गया। कमज़ोर करने वाले हमारे सरकार में चुने हुए लोग ही हैं, उन्होंने कमज़ोर किया। फिर बिजनेस हाउसेज को एंटर कराया गया हेल्थ केयर में। क्या पहले प्राइवेट अस्पताल नहीं था? पहले क्यों नहीं शिकायत थी प्राइवेट अस्पताल की? इंडिविजुअल डॉक्टर, इंडिविजुअल ओन्ड अस्पताल था। आपके हो सकता है बचपन के दोस्त रहे हों, वही अस्पताल बनाए हुए हैं। तो आप ऐसे जाते थे जैसे आपका घर हो, डॉक्टर भी आपके घर ऐसे आता जैसे दोस्त है। इस चीज़ से पर्दा हटाते हटाते कॉर्पोरेट हाउसेज बनाया गया। उसको रन करने वाला एक्सेल शीट पे बैठ के रन कर रहा है। उसको रन करने वाला कोई डॉक्टर नहीं है, बिजनेसमैन का प्यादा जो टाई टोपी लगा के MBA किया हुआ आदमी वो रन कर रहा है। उसकी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा हो चुकी है। जिसने क्योंकि मेडिकल साइंस नहीं पढ़ी है, उसको इंसान के दर्द का, इंसान के आंसू की कीमत नहीं समझ में आता है। They are running like a corporate house. एनी कॉर्पोरेट हाउस, Hospitals are not less than एक्सेल शीट corporate पे houses. काम करना Yes. है। उसको बॉडी में काट के अंदर जाके कैंसर कैसा दिख रहा था ये नहीं पता है, उसको यहाँ रन करना था। तो जब ये पर्दा डल रहा था तो पब्लिक कहाँ थी? तालियां बजा रही थी, झुनझुने बजा रही थी। अरे आप मांगिए, आपकी मूलभूत मौलिक अधिकार क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा। अभी में मांगना चालू कीजिए। और कैंसर पे आज एक्सीलरेटर से पांव हटाएं और ब्रेक लगाना चालू करें, 10 साल लगेगा कैंसर की तादाद, इंसिडेंस को कम होने में। तो करने की जरूरत है। हमें एक पॉजिटिव माइंडसेट से पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को, जो कैंसर हो गया है या हेल्थ केयर सिस्टम वेंटिलेटर पे चला गया, इसको निकालने के लिए सबको ईगो छोड़ के और एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। और एक पॉजिटिव सोच से कि क्या क्या करना चाहिए। फर्स्ट इज प्रिवेंशन, सेकेंड इज पॉसिबिलिटी, मीन्स अर्ली डिटेक्शन करो किसी बीमारी का। थर्ड प्रिस्क्रिप्शन पिल्स प्रोसीजर्स, मतलब उसका इलाज हो जाए ढंग से। एंड फोर्थ इज पैलिएशन। कई बीमारियां इंक्लूडिंग कैंसर ऐसे जिसमें अस्पताल की जरूरत नहीं है, लास्ट स्टेज में डिटेक्ट हुए। जैसे पहले आपने सुना होगा लेप्रेसी का असाइलम हुआ करता था, ट्यूबरकुलोसिस का असाइलम था। उसी तरह से पैलिएटिव केयर, हॉस्पाइस कहते हैं जो कैंसर के लिए बनता है, उसको बनाइए। क्यों हॉस्पिटल में खर्च करेगा? इस तरह से एक सुनियोजित योजना की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, एम्पावर करना है गवर्नमेंट सेक्टर को। आयुष्मान भारत योजना कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं है, एंट्री मैनेजमेंट है, क्योंकि हमारे टैक्स पेड पैसे राजस्व से आयुष्मान भारत चल रहा है। तो इस बीच आप गवर्नमेंट सेक्टर को एम्पावर करें। फॉर द टाइमिंग प्राइवेट हॉस्पिटल से आपने ये कर लिया। PPP मोड लाएं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड लाएं, तो प्राइवेट का डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके भी अपनी सेवा दे सके। डॉक्टर की तो कमी है। ऐसे डॉक्टर आज भी हैं जो कहते हैं कि भाई मैं सेवा देना चाहता हूँ, प्राइवेट से मैं कमाई कर रहा हूँ, तो वहाँ सेवा देने दो। ये कर लें। और पूरे, बिकॉज हेल्थ इज ए मैटर ऑफ स्टेट, संविधान के हिसाब से, तो हर स्टेट का हेल्थ केयर सिस्टम एक अम्ब्रेला में हो, टोटली सर्विलेंस में, कि कितना बेड चार्ज होगा, कितना किराया होगा, क्या होगा, सारा गवर्नमेंट स्कैनिंग में हो। अगर इन छोटी छोटी चीज़ों को कर लें, आज भी पब्लिक का ट्रस्ट डॉक्टरों पे सच में बहुत है। डॉक्टर को बहुत इज्जत करती है पब्लिक। लेकिन डॉक्टर ने क्या किया, वो चुप हो गया मजबूरन, सिस्टम के आगे झुक गया कि वो जाए कहाँ। सरकारी अस्पताल में उसके काम करने लायक जगह नहीं बची, या तो आरक्षण
या सिफारिश या किसी न किसी डोनेशन कॉलेज से पढ़ा हुआ लड़का वहाँ राज कर रहा है, तो जाना बंद कर दिया। प्राइवेट में उसके ऊपर एक BA बैठा है, सरकारी में उसके ऊपर बाबू बैठा है जो आस्क फॉर प्रॉफिट्स, आस्क दे आस्क फॉर प्रॉफिट्स। तो डॉक्टर करे क्या? तो सिंपली है, सोसाइटी को चाहिए जागरूक होना, स्वास्थ्य को प्राथमिकता बनाना, डॉक्टर को एम्पावर करो जस्ट बाय योर सपोर्ट कि डॉक्टर ही हमारे लिए सब कुछ है। एग्जैक्टली, दैट्स अ बिग थिंग। डॉक्टर साहब, कैंसर का सेल शरीर में एक बार आने के बाद कितना वक्त लेता है प्रोलिफरेट होने में? अगर आपका इम्यून सिस्टम डिफेक्टिव हो गया तो, ये मैं क्यों कहा अगर, क्योंकि मैंने कहा हर दिन कैंसर की कोशिकाएं बन रही फ्री हैं, रेडिकल्स आर देयर, बस। तो इसको जैसे डिफेक्टिव हुआ, इट स्टार्ट रेप्लिकेटिंग, 2, 4, 8, 16 ऐसे डबलिंग होता है। ये 1 2 नहीं बढ़ता, डबल होता है। 10 to power 9 इतने जीरो जब डल गए, इतने सेल्स जब बन जाएंगे तो 1 सेंटीमीटर का ट्यूमर होगा। और 1 सेंटीमीटर का ट्यूमर सिर्फ ऊपर की जगहों को छोड़ के डिटेक्ट नहीं हो सकता है। तो सोच लिए कितने सेल्स बनने के बाद आपका डिटेक्शन हुआ। लेकिन कैंसर हर समय आम बीमारियों की तरह कुछ ना कुछ लक्षण देता है जिसको हम इग्नोर करते हैं। प्राइमरी लक्षण क्या है? बस एक लाइन में समझिए, कोई भी असामान्य लक्षण कैंसर का लक्षण हो सकता है। इसका क्या मतलब है? आपको डाइजेशन की समस्या नहीं होती थी, अपाचन की, एसिडिटी, कहीं से ब्लीडिंग होना, खून आना, आवाज़ में बदलाव, खाने में दिक्कत, कहीं गठान हो जाना, ये समस्या आपको नहीं होती थी, इन दिनों होने लगी। आपने दवा ली, लेकिन 3 हफ्ते तक भी ये समस्या बरकरार है, ठीक नहीं हो रही है। बी अवेयर, जो भी जांच करा रहे हैं डॉक्टर कराए, कहिए कैंसर की भी जांच करा लीजिए। 100 में से 90% नॉन कैंसर की बीमारी आएगी, 10% कैंसर अर्ली स्टेज या प्री कैंसर में डिटेक्ट हो जाएगा। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए। अगर इतनी कोशिश कर लेंगे असामान्य लक्षण को पकड़ने की, डॉक्टर भी जागरूक हो जाए और हर इंसान जागरूक हो जाए, तो कैंसर प्री कैंसर या अर्ली स्टेज में पकड़ा जाएगा। उदाहरण लीजिए जो आपने सवाल पूछा, सर्विकल कैंसर, महिलाओं में जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 16-18 2 स्ट्रेन है जिसके कारण इन्फेक्शन से ये होता है। तो अगर कोई स्त्री इन्फेक्ट हुई, उसमें से 100 में से 66-67 मतलब 2/3 स्त्रियों में बॉडी सिस्टम HPV को निकाल देता है। सिर्फ 33 में HPV कंटिन्यू करेगा और इसको 10 साल लगेंगे कैंसर बनाने में। आज इन्फेक्शन हुआ, इससे 10 साल, तो मतलब पहले मेटाप्लेजिया होगा, डिस्प्लेजिया होगा, कार्सिनोमा इन सीटू होगा। तो आप बीच में अगर स्क्रीनिंग कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि HPV का इन्फेक्शन है और ये बढ़ रहा है, कैंसर होने में आज से 5-7 साल बाद आपको कैंसर हो सकता है। तो आपने वहीं पे इंटरवेंशन करा लिया, कैंसर रुक गया, नहीं होगा। तो कहने का मतलब कैंसर इतना अनप्रिडिक्टेबल नहीं है, कैंसर इतना लाइलाज नहीं है जितना कि बनाया गया है। तीसरा कारण क्या है, ऐसा क्यों हुआ? इंडिया में चलता है बाबा थेरेपी, जो वर्ल्ड में कहीं नहीं है। कोई भी बाबा आके फूंक मार के, भभूत दे के, गौमूत्र दे के क्लेम कर देता है कैंसर का इलाज हो सकता है। तो भाई जब बाबा क्लेम कर रहा है तो ऐसी विलक्षण प्रतिभा है तो बाबा काउंसिल ऑफ इंडिया बना दो, जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हुआ करता। तो जैसे लोग इस पे ट्रस्ट करते हैं डॉक्टर साहब, जैसे अभी नवजोत सिंह सिद्धू ने सामने आके सबसे पहले क्लेम किया कि हर्बल ट्रीटमेंट से उनकी पत्नी जो है वो कैंसर से निकली है। बिल्कुल मिक्स मत कीजिए। नवजोत सिंह सिद्धू ने जो कहा है वो पूर्णतः सत्य है। कैंसर के इलाज में वो सारी चीजें साइंटिफिक है, लेकिन उन्होंने कहा दवाई भी उन्होंने करी, लेकिन किसी बाबा ने नहीं किया है। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी खुद डॉक्टर हैं, जिनका सर्जरी भी हुआ, कीमोथेरेपी हुई, और साथ में उन्होंने जो कहा, इंटरमिटेंट फास्टिंग, ऑटोफेजी कराता है, एंटी कैंसर है, पता है सबको। हल्दी P53 हाइपरमिथाइलेशन को रिवर्स करता है और मेरा इंटरनेशनल पेपर पब्लिश है। ग्लूटेन या GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं जो खाते हैं, कैंसर प्रमोटर है, छोड़ा। कार्ब या हाई ग्लूकोज इंसुलिन स्पाइक देता है, कैंसर प्रमोटर है। स्टार्च कैंसर प्रमोटर है, छोड़ा। ये सब साइंस है। लेकिन है क्या, नवजोत सिंह सिद्धू क्रिकेटर भी रहे हैं और साथ में नेता भी हैं, तो उनको आदत है छक्का चौका मारने की और थोड़ा अतिशक्ति अलंकार लगा के बात करने की। बोल गए, बोला था उन्होंने विज्ञान, इसमें कोई दो मत नहीं, अच्छी बातें कही थी उन्होंने। आपको हॉलिस्टिकली ट्रीट करना है कैंसर को, मॉडर्न मेडिसिन भी चलाएं, सर्जरी भी करें और साथ में उसके जीवन शैली, दिनचर्या, ऋतुचर्या को बदल के ऐसा बनाएं कि कैंसर पूर्णतः ठीक हो। क्योंकि कहानी वही होती है, कैंसर का इलाज हुआ, ठीक नहीं हुआ। इलाज क्या हुआ, आपने कहीं धुआं देखा, उस पर पानी छिड़काव करने लगे, अभी तो धुआं शांत हो गया, लेकिन आग जली रही, धुआं फिर आ गया। तो कैंसर का आज इलाज
या हार्ट डिजीज का, डायबिटीज का जो देख रहे हैं वो धुआं आप कर रहे हैं, धुआं शांत कर रहे हैं, आग लगी रहेगी। आपको धुआं शांत करने के साथ आग भी बुझानी चाहिए। आग कहाँ बुझेगी? कैंसर इज नॉट ए डिजीज। मैं हर समय कहता हूँ कैंसर बीमारी नहीं है, बीमारी इज मॉलिकुलर लेवल, मॉलिकुलर हेल्थ में प्रॉब्लम है। ग्लाइकेशन, मिथाइलेशन, माइटोकॉन्ड्रियल इंस्टेबिलिटी, लैक ऑफ ऑटोफेजी, ये सब सेल के अंदर है। आप उसको करेक्ट कीजिए। अगर उसको आपने छोड़ा तो कोशिकाएं तुम्हारी बॉडी में है, फिर बदलाव होगा, फिर कैंसर बनेगा। और वो कैसे बदलेगा? अब आप कहेंगे तो डॉक्टर साहब तो कैंसर को बीमारी कहते हैं मॉडर्न मेडिसिन वाले, किताब में यही लिखा है, उनको बीमारी तो कहते नहीं, इसलिए कि उसकी दवा नहीं बन सकती है, दवा बनी नहीं है। दोज डिजीजेज एक्चुअली, मिथाइलेशन, ग्लाइकेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, दोज डिजीज आर नॉट ड्रगेबल, दोज डिजीज आर फूडेबल। आपका खाना बदल के ठीक किया जा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को जिसको कैंसर हो गया, मेन इलाज करो, उसकी दिनचर्या, खाने की चीज़ें, खाने का प्रकार, होलिस्टिक ट्रीटमेंट, होलिस्टिक ट्रीटमेंट इज द आंसर। लोग माने ना माने, जितना विरोध करें, होलिस्टिक ट्रीटमेंट भारत की परंपरा रही है। और मैं ये भी कहता हूँ, बेशक मैं मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर हूँ, हिपोक्रेट इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, बट भारत का हर डॉक्टर सुश्रुत चरक धन्वंतरी की औलाद है। और हमें इस पर फक्र होना चाहिए कि हमारे पूर्वज धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत हैं। हमें वही होलिस्टिक अप्रोच से ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में कैंसर को अर्बुद, ट्यूमर को ग्रंथि करके डिस्क्राइब किया गया है। और आपने बड़ी अच्छी बात कही, ऑटोफेजाई आपने बताया, और हम उपवास की संस्कृति से आए ही हैं। बोला गया है भैया आप हफ्ते में कम से कम एक उपवास आप रखिए, विच हेल्प्स इन क्लेंजिंग योर एंटायर सिस्टम। उसको एक ब्रेक चाहिए होता है ताकि सारी जो और अंदर स्टोर टॉक्सिन्स हैं वो निकलें। और इसे अब जाकर के अगर हम मॉडर्न होलिस्टिक डेफिनेशंस में बात करें तो हम लोग ऑटोफेजाई के नाम से जानते हैं कि भाई शरीर का जो खतरनाक सेल्स हैं वो अपने आप डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। लेकिन ये असर करता है, आप ये बता ही रहे हैं, ये हल्दी की बात जैसे आपने कही। एक्सेसिव फोल्डेड प्रोटीन जमा होता है जो किसी भी बीमारी का कारण है सेल के अंदर। जब आप फास्टिंग में होते हैं, और फास्टिंग दो तरह के हैं, विद वाटर, विदाउट वाटर, निर्जला विदाउट वाटर, एंड विद वाटर मतलब ओनली वाटर। इससे फोल्डेड प्रोटीन आपके अनफोल्ड होते हैं और वही एनर्जी हमें देता है, और सेल आपके नॉर्मल, नेचुरल, हेल्दी हो जाते हैं। ठीक, लेकिन जो फास्ट आर्ट चल रहा है वो नहीं। नवरात्रि थाली मिल रही है, आप दिन में फास्ट रहते हैं, शाम को जाके होटल में नवरात्रि थाली खा ले, वो फास्ट थोड़ी हुआ। फास्ट मीन्स 24 घंटे प्लस विदाउट फूड इज फास्ट। और उसमें फ्रूट्स या कुछ आप इंक्लूड कर सकते हैं? कुछ नहीं, नथिंग, नो ग्लूकोज, कोई कैलोरी, कुछ भी नहीं। आप नो कैलोरी। ग्लूकोज को तो आप ऐसे समझें, ग्लूकोज इज एसेंशियल फॉर लाइफ, बट ग्लूकोज इज नॉट एसेंशियल इन फूड। जो लोग ये समझते हैं ये नहीं खा रहा हूं मैं, फ्रूट खा रहा हूं, फ्रूट जूस लो, फ्रूट जूस इज पॉइजन। आप सिर्फ फ्रुक्टोज ले रहे हैं, विच इज रेजिंग योर इंसुलिन लेवल। इंसुलिन लेवल फैटी लिवर कराएगा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, फाइबर फेंक दिया आपने, और फाइबर फेंक दिया। तो अगर आपको फ्रूट्स खाना है तो सीजनल, रीजनल फ्रूट खाएं। रीजनल खाएं जो आपके क्षेत्र में होता है, अमरूद, पपीता इस क्षेत्र का है। सीजनल खाएं जिस सीजन में होता है, और एज इट इज खाएं, मीन्स विथ फाइबर खाएं, ताकि सेल्यूलोज आपके इंटेस्टाइन को लाइन करे, इनुलिन, पेक्टिन जो पल्प जिसको कहते हैं वो उसको ब्लॉक करे, जैसे मछली की जाली होती है, ये ब्लॉक कर दे। तब जब फ्रुक्टोज, ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा, स्लो एब्जॉर्ब होगा, और इंसुलिन पीक नहीं करेगा, मोटापा नहीं आएगा। तो खाने का तरीका तो कोई बता ही नहीं रहा है। इस तरह से अगर खाना खाते हैं तब फास्ट मतलब कंप्लीट फास्ट, क्योंकि जैसे आपने फ्रुक्टोज, ग्लूकोज दिया तो बॉडी जो अपने जमा पूंजी से निकाल रहा था वो बंद कर देगा कि स्टोर रहने दो, बैंक में पैसे रहने दो, बाहर से तो आ ही रहा है। आपको फास्ट मीन्स एक्सेसिव फास्ट। एक्सेसिव फास्ट मीन्स 24 घंटे प्लस, और ट्रायल तो इस पर भी हुआ, 72 आवर्स फास्ट पे ट्रायल हुआ है। विद वाटर, अगर आप मोटे हैं तो पहले सिर्फ इस पे ना जाएं, निर्जला पे, विद वाटर लें, ताकि टॉक्सिन्स इतने बनेंगे कैटाबोलिक प्रोडक्ट में, यूरिन के साथ निकल जाए। फिर जाके मेंटेनेंस में विदाउट वाटर पे जाएं, और फिर आ जाएं जिसको मैं कहता हूँ शॉर्ट ईटिंग विंडो, मतलब 6 से 8 घंटे में आप पूरा खाना खाएं। इंटरमिटेंट फास्ट, तो एक तरह से इंटरमिटेंट फास्ट हुआ। इंटरमिटेंट फास्ट की दिक्कत क्या है कि लोग क्या कहते हैं कि रात को 12 बजे मैंने खाना खा लिया, अब 16 घंटे फास्ट रख के दोपहर में खाऊंगा, तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक को खराब कर दिया आपने। ईटिंग विंडो में कहता हूँ, जब भी सुबह 4 बजे कॉर्टिसोल आपका रेज किया, आपको जगाने के लिए तैयार करता है,
आइडियली हर ह्यूमन बॉडी को बॉडी कहती है कि जग जाओ सुबह, हम जबरदस्ती सोते हैं। और अब लोग बात करते हैं मेरी नींद टूट जाती है, हाँ। 3:30-4 बजे अचानक से मेरी नींद टूट जाती है और फिर मैं सोता हूँ तो बहुत गहरा सोता हूँ, जबकि ये नेचुरल क्लॉक है, नेचुरल उठने क्लॉक की, है, आपको जगह है, जो हमारा आप ब्रह्म जग मुहूर्त जाएं। है। उसके बाद रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक होता है जो बॉडी को एक्टिवेट करता है, इसको एक्टिवेट कराइए। उसी समय योग प्राणायाम ध्यान करिए, चिंतन कीजिए, अपना लेजर टाइम इस्तेमाल कीजिए। उसी समय ट्रांसडेंट होती हैं बातें आपके, ऐसी सी बातें आपको ध्यान में आएगी जो सोचा कहाँ पढ़ा, कब देखा, बातें आई कहाँ से दिमाग में। उसके 4 घंटे, सुबह जगने के 4 घंटे के बाद आपका पहला कंप्लीट मील हो जाना चाहिए। कंप्लीट मील्स नथिंग लाइक ब्रेकफास्ट और डिनर लंच, कुछ नहीं, कंप्लीट मील्स कंप्लीट मील। जो आपके पूर्वज से लेकर आप तक खाते आज तक आए हैं वो प्रॉपर खाना खाएं, शुद्ध भारतीय भोजन। मतलब आप रोटी सब्जी दाल चावल भी आइडियली आपको खाना उठने है। के उन 4 घंटों के बाद खा लीजिए। लेना चाहिए। उसमें सबसे पहले आप खाएं फाइबर, फाइबर में सलाद सब्जी पहले खाएं। अभी क्या खाते हैं, रोटी दाल सब्जी या भात दाल सब्जी, आप खाएं सब्जी दाल रोटी या सब्जी दाल भात। इसका क्या मतलब हुआ, ज़्यादा फाइबर एंड फर्स्ट फाइबर, सेकेंड प्रोटीन एंड फैट, तो दाल में थोड़ा घी भी डालें। उसके बाद कॉम्प्लेक्स कार्ब, मतलब कंप्लीट वीट, नॉन जीएमओ वीट या कंप्लीट ऑर्गेनिक जो चावल है आपका ब्राउन राइस, उसको 1 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट अगर आपको मेंटेन रखना है। अगर पतला होना है तो 0.75 ग्राम ऑफ कुक्ड राइस पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट, ये ले लें। थोड़ा सा होगा, इतना सा, ये खाने की आदत डालें। सेकेंड मील आप इसके 6 से 7 घंटे के अंदर लेके ख़त्म करें। उसके बाद नो मील, ग्रीन टी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, लेकिन नो शुगर, नो पल्प, नो मिल्क, और मिल्क तो प्रैक्टिकली ना लें तो बेहतर है। अगर इतना करते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से इंक्लूडिंग कैंसर से बचेंगे। ये मिल्क का कंजम्पशन भी बढ़ा रहा है कैंसर को, डॉक्टर साहब? मिल्क का कंजम्पशन आप देखिए, भारत में जितना मिल्क कंजम्पशन है, जबकि इतना हालांकि प्रोडक्शन हमारी नहीं ये है। बड़ा दुख देने वाली बात है, क्योंकि हमारी तो बड़ी दूध दही की संस्कृति रही है, दूध की नदियाँ बहती हैं, हम उस कल्चर से आते हैं। लेकिन अब आज की स्थिति को देखते हुए ये कहना पड़ रहा है कि देखिए- डेयरी प्रोडक्ट के इस्तेमाल से कैंसर बढ़ा है। देखिए, गोत्र का कॉन्सेप्ट एक है हमारे संस्कृति में। आपने संस्कृति की बात कही, गौ विरचते यत्र तत्र सर्वत्र इति गोत्र, मतलब जिस मुनि की गाय जहाँ तक विरचन करने जाती थी उस उसका गोत्र हिस्से में वहाँ रहने तक था। वाले उस गोत्र के माने जाते थे। शांडिल्य ऋषि के पास 100 गायें, 100 गायें जहाँ तक ऋषि गई के पास यहाँ तक है। तो वो उनका गोत्र हुआ। उसमें फिर वर्ण प्रथा आई, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आए। अब उन गायों का दूध, जब बच्चे घूम रही है, गायें खुली घूम रही हैं, खा के आ रही हैं, धूप भी उनको मिली है, अब उनका दूध बचा, वो दूध निकला, अब उसका प्रसाद बना या दही बना या चरणामृत बना, जो बना आपने, प्योर है वो, प्योर है, उसमें हर्ब्स भी मिले। आज गायों को आप बांध के रख रही हैं, बच्चे का दूध छीन रहे हैं, गाय के बच्चे का दूध, इंजेक्शन लगा के, हार्मोन का इंजेक्शन लगा के ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करा रहे हैं। डेयरी वाले उसको पाश्चराइज भी कर रहे हैं। 1.25 लाख लीटर दूध का कंजम्पशन है, 4.5 लाख लीटर, सॉरी प्रोडक्शन है, 4.5 लाख लीटर कंजम्पशन है। कहाँ से आया दूध? तो नकली दूध बना रहे हैं, एंटीबायोटिक है। तो इतने जहर को दूध के नाम पे लेने की क्या ज़रूरत है? अब वैसा दूध कहाँ मिल रहा है जिस दूध का वर्णन आपने संस्कृति संस्कार में किया? दूध मिल नहीं रहा है। तो ये दूध आपको बीमार कर रहा है, ना कि स्वास्थ्यवर्धक है। उतना प्रोटीन आप किसी और सोर्स से ले लें, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट जितना आप खा रहे हैं उसका केमिकल टेस्ट कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। भारत में एक आश्चर्य की बात है कि भारत में FSSAI की वेबसाइट पे पनीर या कोई भी मिल्क प्रोडक्ट में मेलामाइन अलाउड है। इस पे जरा खोलिए आप वेबसाइट। आश्चर्य होता है कि मेलामाइन क्या है मालूम? जो शादियों में आप प्लेट में खाना खाते हैं, मेलामाइन। कई लोग तो वो प्लेट्स यूज ही नहीं यूज करते, नहीं करते घरों हैं। में भी नहीं इस्तेमाल और करते हैं, ये इसी वजह से उसमें मिलाना अलाउड है कि जब पनीर और दही बना रहे हैं तो देखिए आप पैकेट का दही आपका कितना थिक चिपचिपा होता है, और अब घर में दही बना के देखें, पानी छोड़ेगा। अब भाई हर चीज़ का तो एविडेंस बता रहा हूँ। तो मेलामाइन को क्यों अलाउ कराया? कि नाइट्रोजन कंटेंट आपके डेयरी प्रोडक्ट का ज़्यादा दिखेगा। ये तो ईटेबल है। जहर क्यों खिला रहे हो? कम में हम काम चला लेंगे, जहर मत खिलाओ। अब दिक्कत ये है कि पब्लिक क्या करे।
हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम लेबोरेटरी बिठा के एक चीज़ की जांच करेंगे। बिल्कुल। इसके लिए ही एजेंसी होती है। एजेंसी होती है गवर्नमेंट के अंडर, और गवर्नमेंट एजेंसी को तटस्थ और दुरुस्त होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट एजेंसी सिर्फ पैकेट पे काम चला रहे हैं। उनका पैकेट ठीक होना चाहिए, बाकी का पैकेट में जहर मिला हो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब, 2.5 लाख से 20 लाख के करीब एवरेज बताया गया है कैंसर के बेसिक इलाज को, अगर एक बार हो जाता है। लेकिन हमने ये भी देखा गया है कि कहीं पर एक टेस्ट 40,000 का है, कहीं पर एक टेस्ट 8,000 का है। ये प्राइवेट सेक्टर्स की ही बात कर रहे हैं, ये नहीं कि वो टेस्ट सरकारी अस्पताल में हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर्स, प्राइवेट ऑपरेटर्स ही अगर एक टेस्ट 40,000 का कर रहा है तो एक टेस्ट वही, फॉर एग्जांपल हम लोग पेट की बात कर लेते हैं, और कहीं 8,000 का है। ये इतना ज़बरदस्त विरोधाभास, इतना डिफरेंस कैसे? अब ऐसा है कि आप चंडीगढ़ से लौट रहे थे, एक ढाबे पे आपने खाना खाया, आपको रोटी 20 रुपए की मिल गई। अब दिल्ली पहुंचे, आप 5 स्टार में खाने पहुंच गए, रोटी 200 रुपए की मिली। तो ये कंज्यूमरिज्म है, व्यापार है। मतलब मरीज नहीं है आप, वो एक कमोडिटी, एक कमोडिटी है। तो अब खाने में आपकी चॉइस थी कि आप चंडीगढ़ से लौटते ढाबे पे खाएंगे या दिल्ली आके 5 स्टार में खाएंगे। लेकिन हेल्थ, मेडिकल तो शौक नहीं है ना। तो इसका प्राइस कंट्रोल तो गवर्नमेंट एजेंसी को करना चाहिए। अगर कोई चीज़ वाकई 8,000 की हो रही है तो 35,000 की हुई क्यों? यही मैं कह रहा था कि स्टेट के अंदर हेल्थ है, सब एक अम्ब्रेला में सर्विलेंस में होना चाहिए। एग्जैक्टली। बहुत बहुत बड़ी बात आपने बताई है डॉक्टर अंशुमान। अब मैं ये चाहूँगी, क्योंकि मैं ये जानती हूँ खुद आप यू लीड बाय एग्जाम्पल, तो आपका चाहे वो लाइफस्टाइल हो या फिर आपकी सोच हो, एग्जैक्टली आप वो फॉलो करते हैं जो आप लोगों को कहते हैं। वो 5 बातें आप बताएं जिससे काफ़ी हद तक हम कैंसर से बच सकते हैं अपनी ज़िंदगी में बदलाव करके। वो मूल मंत्राज आप क्या देंगे हमारे देखिए, कैंसर से ही सिर्फ बचने की बात नहीं है, कैंसर से तो बचेंगे ही ओवरऑल। जैसे एक गोयनका साहब थे, विपासना को बड़ा पॉपुलर किया, तो एक बार उनको ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया हेडेक होता था। इस स्टोरी को सुने तो समझ में आएगा। तो म्यांमार में उनके फादर थे, तो वहाँ पे गए, किसी ने कहा कि विपासना में आ जाओ। तो गुरुजी के पास जब गए होंगे तो उन्होंने कहा कि क्या बताओ, तो मुझे बहुत हेडेक होता है, ये आप ठीक कर देंगे? तो उन्होंने कहा तुम चले जाओ यहाँ से। तो बोला कि यार तो बहुत तारीफ़ करके लाए। बोला इतनी छोटी एम के साथ मेरे पास मत आओ, कुछ बड़ा एम लेके आओ, हेडेक तो ठीक हो ही जाएगा, बाई प्रोडक्ट है। ये गोयनका साहब ने अपने इंटरव्यू में समझाया और बोला कि मैंने विपासना किया और लाइफ टाइम मुझे आज तक ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया नहीं हुआ, लेकिन मेरी सोच बदल गई, मेरी लाइफ बदल गई। सिमिलरली जो मैं मूल मंत्र देने जा रहा हूँ, कैंसर छोड़ दीजिए, जीवन बदल जाए अगर आप करें। वैसे ये मंत्रा से पहले डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं ये भी जानना चाहूँगी कि निजी ज़िंदगी में आपके साथ ये अनुभव हुआ, क्योंकि अब तक आपने n नंबर ऑफ़ पेशेंट्स को ट्रीट किया है, जाहिर तौर पर इलाज के दौरान उनके साथ आपने बातचीत की होगी, उनकी साइकोलॉजी को जाना होगा। सबसे बड़ा डर क्या होता है कैंसर पेशेंट के मन में? सबसे बड़ा डर, कोई एक ऐसा केस जिसमें डर से जीत करके आदमी ने बीमारी से भी जीत हासिल कर ली? अनेकों केसेज हैं। पहला डर होता है मौत का, जो शारीरिक मौत कहते हैं। दूसरा डर होता है आर्थिक मौत का। तीसरा डर होता है सामाजिक मौत का, कि समाज में लोग बहिष्कार कर देंगे, कैंसर हो गया, और फिर उन्हें लगा कि ये तो इनके जीन्स में आ गया, इनके जीन्स में आ गया, इनके यहाँ कोई शादी नहीं होगी, उनके बच्चों का क्या होगा आगे। ये सारी चीज़ें अवधारणा है। घर के लोग आके मुझसे पूछते हैं कि बच्चों को इनके पास खेलने दें ना दें, इनकी तौलिया ये करें। तो मैं कहता हूँ कैंसर अगर छुआछूत की बीमारी हुई तो मैं सुबह शाम कैंसर ही देखता हूँ, मुझे हो जाता। इतना कॉन्फिडेंट एग्जाम्पल देता हूँ, तब जाके उस फैमिली को घर में एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये है, डर है कैंसर का, और डर बनाया गया है, वही डर है जो बाबाओं की तरफ खींचता है लोगों को। तो चलिए अब उस पर चलते हैं, जीवन के मूल मंत्र पे। हर समय मैं कहता हूँ 4 पिलर ऑफ हेल्थ, मैं जो कहता हूँ MMMS, ये मंत्र तैयार कर लें। फर्स्ट M इज मील। जब भी कुछ खाना, मतलब कुछ भी मुंह में डालने को उठाएं, ऑलवेज रिमेंबर ईदर यू आर फीडिंग डिजीज और फाइटिंग अगेंस्ट इट। नंबर 1। कब खाना खाएं आप? जब भूख लगी। भूख और वासना में अंतर समझना सीखें। क्रॉस कर रहे थे, समोसे की स्मेल आई, आपने खा लिया, वो वासना है, लस्ट है। भूख किसको कहते हैं? नींद न देखे टूटी खाट, भूख न देखे जूठी भात, इश्क न देखे जात कुजात। जब इस लेवल की भूख हो तब खाना खाएं।
मैंने बता दिया रात को खाना नहीं खाएं, मतलब क्या 6 से 7 घंटे में खाना आप खा लें। फाइबर, प्रोटीन, फैट, देन कॉम्प्लेक्स कार्ब, इस सीक्वेंस में खाएं। खाना जब आप खा रहे हैं अच्छी तरह चबा के खाएं ताकि डाइजेशन में आपको आसानी हो, अदरवाइज पेट फूला रहेगा। पानी पीने के लिए खाने से पहले आप पानी पी लें, खाने के बाद तुरंत पानी ना पिएं ताकि उसको डाइजेस्टिव जूस को काम करने का मौका मिले। पानी की एडिक्वेसी इतनी हो कि पेशाब का रंग आपका स्ट्रॉ कलर हो, मतलब बिल्कुल क्लियर से जस्ट पीला, एकदम पीला ना हो, मतलब टॉक्सिन्स आपके बॉडी के नहीं निकल रहे हैं। वही टॉक्सिन जमा होता है बॉडी में, अलग अलग बीमारियां कराता है। ग्लूकोज का जितना हो सके मीठे का कंजम्पशन बंद कर दें, मिल्क आउट कर दें अपने इससे। प्लांट बेस्ड फूड जितना बेहतर है उसका कोई तोड़ नहीं, प्लांट बेस्ड फूड पे जाएं। और विटामिन सी, मतलब खट्टी चीज़ें, नींबू, संतरा, मौसमी, अनार, आपका आंवला, इस तरह का सीजनल जब फल आए उसको खाएं। एम सेकेंड एम इज मूवमेंट। मूवमेंट मतलब किसी भी तरह से चाल होना। जिम मूवमेंट नहीं है, स्पेसिफिक ग्रुप मसल की एक्सरसाइज है, साथ में सप्लीमेंट्स लेते हैं, आपको बीमार बना रहा है। बड़ी अच्छी स्टडी हुई न्यूयॉर्क में, उसमें एक्सेसिव जिम, मैराथन, टॉप 10 की जो स्टडी उसमें लास्ट रो में है। फर्स्ट आया वो है योगा। और मूवमेंट में हर समय मैं कहता हूँ जिस मूवमेंट में आपकी 4 चीज़ें पूरी हो वही सही मूवमेंट। FARB, फार्ब, फ्लेक्सिबिलिटी, एरोबिक्स, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एंड बैलेंसिंग, ये चारों चीज़ें कंप्लीट हो जाती हो वो है योगा। मयूरासन, पद्मासन, वृक्षासन, कुछ भी आप करेंगे 4-5 तो कर ही सकते हैं, 10-15 मिनट। बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, एरोबिक्स, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एंड बैलेंसिंग, चारों आ जाएगी। कब कब मूवमेंट करें? सुबह जरूर करें, खाने के बाद 10 मिनट लाइट वॉक कर लें या पद्मासन में, वज्रासन में बैठ जाएं। बॉस ऑफिस में डांट दे तो जरूर मूवमेंट कर लें। क्यों? कॉर्टिसोल बढ़ेगा, फियर फैक्टर बढ़ा, जैसे लोग शिकार करने जाते थे, शेर आ गया तो भागते थे, सेम ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा। आपने क्या किया? बॉस ने डांटा, ग्लूकोज बढ़ा, आप बाहर गए चाय की दुकान पे, सिगरेट ली, चाय पी ली, ब्लड ग्लूकोज और बढ़ाया, एड्रेनलिन और बढ़ाया, ये आपको बीमार कर दिया। उल्टा करें आप, बॉस की डांट सुन के हटें, जाके थोड़ी देर स्ट्रेचिंग, जंपिंग 2 मिनट कर लें, ब्लड डाउन हो जाएगा। और रात को सोने जाने से पहले मस्ट स्ट्रेच योरसेल्फ ताकि मसल्स में ब्लड फ्लो अच्छा हो जाए, अच्छी नींद आए। सेकेंड एम। थर्ड एम इज माइंड, माइंड स्टफ। माइंड स्टफ का हिंदी है चित्त। महर्षि पतंजलि से पूछा, गुरुजी योग क्या है? दूसरे सूत्र में कहा, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का सदैव के लिए रुक जाना ही योग है। तो पूछा कैसे? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन 8 चीज़ों का पालन करो, चित्त शांत। कैसे चित्त शांत होगा? स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट, वर्तमान में जीना सीख लेना है। अतीत के लिए चिंता नहीं करनी है, भविष्य जब आएगा वर्तमान तब देख लेंगे। माइंड स्टफ। एंड फोर्थ इज एस, स्लीप। एडिक्वेट स्लीप 8 घंटे की, विदाउट वाईफाई, विदाउट टॉर्टर, सोने जाने से 2 घंटे पहले स्क्रीन ऑफ। इसको करें। सुबह सूर्योदय के जितना पास जग जाएं उतना मन खुश रहेगा। अगर MMMS को पालन करते हैं तो आप आ जाएंगे बैक टू बेसिक्स। पहला फॉर्मूला B2B, आपका चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन, कमर की लाइन से चौड़ी रहनी चाहिए, मेल हो फीमेल हो। अगर इस पे आ जाते हैं, मिनिमलिज्म के कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, आपकी आधी बीमारी खत्म हो गई। ग्रेट। तो देखिए, मुझे लगता है बड़ी आसानी से आपने वो सूत्र बता दिए हैं जिसे अपना, और इसे आपने जिस तरीके से बताए हैं ऐसा लग भी रहा है सुनने में भी कि ये फॉलो करना भी बहुत मुश्किल नहीं है। हालांकि कोविड के बाद मैंने देखा कि पीपल आर गेटिंग बिट मोर हेल्थ कॉन्शियस, लेकिन इसे एक सही पैटर्न में कैसे लेकर के आना है ये आपने बताया है, और बड़े सारे डाउट्स आपने क्लियर किए हैं डॉक्टर साहब। हालांकि मुझे हमेशा लगता है कि आपके साथ बातचीत की ना बड़ी सारी एक पूरी सीरीज होनी चाहिए, बिकॉज यू हैव सो मच ऑफ इंटरेस्टिंग टू टॉक। उसमें दर्शकों से यही कहेंगे कि आप सुने, कमेंट्स लिखें रीमा जी को, और अगले एपिसोड में उसको कवर किया जाए। बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर अंशुमान के पास मुझे लगता है कि एक नहीं कई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करने के लिए अथाह ज्ञान है। तो नेक्स्ट आप क्या उनसे सुनना चाहते हैं ये भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। और इस
एपिसोड में सबसे खास बात आपको क्या लगी, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। और अगर आप उन्हें रीच आउट करना चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज है, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। डॉक्टर अंशुमान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। नमस्कार।